अस्सलाम वालेकुम। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि टोपोग्राफी रिपोर्ट्स को रीड करने के लिए, उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स ज़रूरी हैं। उसमें मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई टोपोग्राफी की रिपोर्ट आती है प्रिंट हुई हुई, तो आप उनमें कौन कौन से सेक्टर्स हैं, किन किन चीज़ों को है जो आप देखेंगे और फिर एवेलुएट करेंगे कि क्या हमें एक्साइमर लेज़र के लिए उसको रेकमेंड करना चाहिए उस पेशेंट को या नहीं। तो इसके लिए हम आगे अब चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। 12 पॉइंट्स हैं जिन जगह जो एरियाज़ हम देखेंगे वो 12 एरियाज़ हैं जो हमने देखने हैं रिपोर्टिंग करने के लिए टोपोग्राफी की। नंबर 1 पॉइंट ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इमेज की क्वालिटी क्या है। अगर पुअर इमेज क्वालिटी है तो उसको हम दोबारा से पेशेंट का स्कैन दोबारा करेंगे। इमेज क्वालिटी शुड बी गुड। और अगर उसके बाद दूसरा पॉइंट है के मैक्सिमम जो है हम वो देखेंगे कि क्रेटोमीट्री की जो रीडिंग है वो मैक्सिमम कितनी आ रही है। तो उसकी कुछ लिमिट्स हैं। अगर उस लिमिट्स को क्रॉस करेंगे, क्रेटोमीट्री की रीडिंग अगर उस लिमिट को क्रॉस करती है तो भी हमने कुछ चीज़ें हैं जो आगे जाकर डिस्कस करेंगे फिर हमने क्या करना है। मतलब इन एरियाज़ को हमने देखना है। नंबर 1 सबसे पहले क्वालिटी इमेज देखना है, फिर क्रेटोमीट्री रीडिंग जो मैक्सिमम क्रेटोमीट्री रीडिंग है वो देखनी है। फिर जो तीसरी चीज़ है कि जो सबसे थिन पॉइंट है कॉर्निया का, उसकी थिकनेस भी देखनी है कि वो थिकनेस कितनी है, ये देखेंगे। और उसकी भी एक लिमिट है, अगर वो उसको क्रॉस करेगी तो तब भी हमने कुछ डिसीजंस लेने हैं, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। फिर नंबर 4 पॉइंट है वर्टिकल कोऑर्डिनेट एट द थिनेस्ट लोकेशन। जो थिनेस्ट लोकेशन है उसका वर्टिकल कोऑर्डिनेट भी हम देखेंगे। फिर कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म देखेंगे, और एस्टिग्मेटिज्म कितना आ रहा है, तो उसकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं जिसके अंदर फॉल करना चाहिए। अगर उसमें फॉल नहीं करता तो भी हमने फिर डिसीजन लेना है कि आया हमने एक्साइमर लेज़र करना है उस पेशेंट का या नहीं। फिर इसी तरह स्फेरिसिटी ऑफ द कॉर्निया है। फिर 7th पॉइंट जो हम देखेंगे वो है स्टडी ईच मैप। वो हमें मैप पहले डिस्कस किए थे, वो 4 विंडोज़ जो थी, तो उन 4 विंडोज़ को हम वो 4 विंडोज़ की डिटेल तो हम पढ़ चुके हैं। तो नॉर्मली जो विंडोज़ हैं जो यूज़ होती हैं, तो उन 4 विंडोज़ में कौन कौन से मैप नॉर्मली देखे जाते हैं। नंबर 1 है एंटीरियर कर्वेचर मैप, नंबर 2 है एंटीरियर एलिवेशन मैप, नंबर 3 है पोस्टीरियर एलिवेशन मैप, और नंबर 4 है पैकीमेट्री मैप। मतलब उन 4 विंडोज़ में ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, टोपोग्राफी मैप्स की हेडिंग में। तो उसमें वो जो विंडोज़ हैं उनमें हम एक विंडो में रखेंगे एंटीरियर कर्वेचर मैप। नॉर्मली मतलब अब नॉर्मली ये यूज़ किए जाते हैं, अपनी अपनी होती है चॉइसेस, लेकिन नॉर्मली जो यूज़ होते हैं उन 4 विंडोज़ में जो मैप यूज़ होते हैं, एक में इंटीरियर कर्वेचर मैप रखा जाता है, एक में इंटीरियर एलिवेशन मैप रखा जाता है, एक में पोस्टीरियर एलिवेशन मैप, और एक में पैकीमेट्री मैप। और उन 4 मैप्स को हम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद 11th पॉइंट है थिकनेस प्रोफाइल के इट डिस्क्राइब्स द प्रोग्रेशन ऑफ थिकनेस फ्रॉम थिनेस्ट लोकेशन टू द पेरिफेरी ऑफ कॉर्निया। प्रोफाइल देखेंगे कि थिनेस्ट लोकेशन जहाँ पे सबसे ज़्यादा थिन है कॉर्निया, उसकी पेरिफेरी को ऑब्जर्व करेंगे थिनेस्ट लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू थिनेस्ट लोकेशन, उसकी प्रोफाइल चेक करेंगे पूरी की पूरी। और फिर आ जाएगा इंटर आई कॉर्नियल सिमेट्री कि बोथ आइज के दरमियान डिफरेंसेस कितने ज़्यादा हैं, लेफ़्ट वर्सेस राइट या राइट वर्सेस लेफ़्ट। और फिर उसकी स्कोरिंग है, और स्कोरिंग के बाद फिर आगे डिसीजंस हैं कि हमने क्या करना। दो आगे हम डिटेल से ये सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ।
ये 12 पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी हैं, इनको याद रखना है हमने। इन 12 पॉइंट्स को हमने हर टोपोग्राफी की के प्रिंट आउट में उनको उनको चेक करना है, उनको सॉर्ट आउट करना है कहाँ कहाँ पे ये पॉइंट्स हैं, और फिर हमने डिसीजन लेना है। रिस्क फैक्टर्स हैं, उनकी कुछ क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले है हाई रिस्क फैक्टर, फिर उसके बाद है मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स। ये दो टाइप्स हैं रिस्क फैक्टर्स की। तो हाई रिस्क फैक्टर्स में जो चीज़ें आ जाती हैं उसमें ये है कि अगर थिननेस्ट जो लोकेशन है वो अगर 470 माइक्रोन से कम है तो वो पेशेंट हाई रिस्क फैक्टर में चला जाएगा, कि मतलब 470 माइक्रोन से कम थिकनेस कॉर्निया की नहीं होनी चाहिए। अगर है तो रिस्क फैक्टर हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो थिननेस्ट लोकेशन है वहाँ से वाइड डिस्प्लेसमेंट जो है वो -1 mm से अगर ज़्यादा होगी तो वो भी हाई रिस्क फैक्टर होगा। ये दो चीज़ें हैं जो हमने याद रखनी है। हाई रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले थिननेस्ट लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 470 माइक्रोन्स जो है वो उससे कम थिकनेस नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ के जो थिनेस्ट लोकेशन से वाइड डिस्प्लेसमेंट -1 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर है तो वो हाई रिस्क फैक्टर है। दूसरी आ गई अब मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स। मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स में आ जाता है कि टोपोग्राफिक जो स्टिग्मेटिज्म है वो 1.5 डॉप्टर से अगेंस्ट द रूल है, अगर एक तो 1.5 डॉप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो मॉडरेट रिस्क फैक्टर में जाएगा वो। इसी तरह थिनेस्ट लोकेशन इज़ इन बिटवीन 470 एंड 500 माइक्रोन्स। अगर जो कॉर्नियल थिकनेस है वो 470 और 500 माइक्रोन्स के दरमियान है, थिनेस्ट जो पॉइंट है, तो वो मॉडरेट रिस्क फैक्टर में उसको हम देंगे पेशेंट को। और नंबर 3 वाइड डिस्प्लेसमेंट जो वैल्यू है वो -0.5 mm और -0.1 mm से के अगर दरमियान में है तो वो मॉडरेट रिस्क फैक्टर में हम उसको समझेंगे। वाइड डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज इन बिटवीन -0.5 mm एंड -0.1 mm, तो ये then this will be considered in moderate risk factor. Okay. Curvature maps having different shapes. अब ये जो शेप्स हैं उसमें आ जाएगा जब कॉर्निया की डिफरेंट शेप्स होती हैं उसके कर्वेचर की वजह से, तो उन शेप्स को उनका क्या क्या नाम है। एक है सिमेट्रिक शेप्स, एक है एसिमेट्रिक शेप्स, एक है स्क्यू शेप, एक है स्पेशल शेप्स। तो ये कैसी होती हैं, सिमेट्रिक शेप्स कैसी हैं, एसिमेट्रिक शेप्स कैसी होती हैं, स्क्यू शेप्स कैसी होती हैं, स्पेशल शेप्स कैसी होती हैं, तो ये हम आगे देखते हैं कि इसमें ये जैसे अब ये वाली राउंड है, ये ओवल शेप है, ये सुपीरियर स्टीप है। अगर इस तरह की शेप हो, अगर ये इस तरह आए तो इन्फीरियर स्टीप है, इस तरह की शेप हो तो इर्रेगुलर है, ये इस तरह की शेप हो तो ये जैसे बो टाई बनी हुई है ना, बो टाई, तो सिमेट्रिक बो टाई है, ऊपर से भी और नीचे से एक जैसी है, इन्फीरियर और सुपीरियर। इसी तरह ये भी सिमेट्रिक बो टाई तो है, लेकिन वाई जो वर्टिकल एक्सिस है उससे ये डिस्प्लेस हो गई है, तो उसको हम कहते हैं कि सिमेट्रिक बो टाई तो है लेकिन स्क्यू रेडियल एक्सिस के साथ है, एक एंगल पे चली गई है। इसी तरह एसिमेट्रिक बो टाई है कि उसका सुपीरियर स्मॉल है, इन्फीरियर बड़ा है, तो ये एसिमेट्रिक बो टाई होगी। और इसको भी हम एसिमेट्रिक बो टाई कहेंगे और सुपीरियर स्टीप कहेंगे। ये इन्फीरियर स्टीप है, ये सुपीरियर स्टीप है। इस तरह ये भी एसिमेट्रिक बो टाई है विद सुपीरियर रेडियल एक्सिस एंगल के साथ है, एसिमेट्रिक बो टाई है। मतलब इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि ये इसमें ये सिमेट्रिक बो टाई थी, लेकिन
स्क्यू रेडियल एक्सिस था, एंगल था इसके दरमियान बन